नेपाल सरकार ने हाल ही में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, लिंक्डइन शामिल थे। इस कार्रवाई के पीछे कई जटिल कारण हैं, जो केवल तकनीकी नियमों तक सीमित नहीं है। तत्कालीन कारणों में देखा जाए तो सरकार ने 28 अगस्त को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि वे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रेशन कराएं। सरकारी नियमों के अनुसार इन कंपनियों को नेपाल में एक संपर्क कार्यालय खोलना था, स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना था, सरकारी निगरानी के लिए सहमति देनी थी और स्थानीय नियमों का पालन करना था। किंतु जब निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई तो मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, रेडिट जैसी कोई भी बड़ी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जिससे सरकार इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश दिया था, क्योंकि यह फैसला नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर आधारित था, जो सितंबर 2024 में 9 सदस्यीय न्यायपीठ ने निर्देश दिया था कि सभी घरेलू या विदेशी मूल के ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संचालन से पहले अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हो। हालांकि सोशल मीडिया बैन केवल चिंगारी था। असली आग भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और आर्थिक असमानता के खिलाफ जनरेशन जी की गुस्साई नाराजगी से भड़की थी। अब बात करते हैं कि आखिर जनरेशन जी क्या है। तो देखिए, ये एक वैश्विक जनरेशन टर्म है जो लगभग 1997 से 2012-15 के बीच जन्मे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेपाल में भी वही परिभाषा लागू होती है, क्योंकि नेपाल में जेन जी का मतलब है वे युवा जो आज की तारीख 2025 में लगभग 10 से 28 साल की आयु के बीच है। यह वह युवा पीढ़ी है जो नई तकनीक, शिक्षा, आधुनिक सोच और वैश्विक प्रभावों से आकार ले रही है, लेकिन साथ ही स्थानीय संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। लेकिन वर्तमान में इन युवाओं के सामने आर्थिक संकट और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। आज कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के अनुसार देखा जाए तो जैसे myrepublica.nagariknetwork.com के अनुसार नेपाल में हर साल 5 लाख से अधिक युवा नौकरी के बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं है। वहीं दूसरी ओर इंडिया टुडे ने लिखा है कि 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 19.2% है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण हजारों नेपाली युवा यूक्रेन-रूस युद्ध में भाड़े के सैनिक के रूप में काम करने को मजबूर है। हर दिन लगभग 5,000 युवा काम की तलाश में विदेश चले जाते हैं। विश्व बैंक के डेटा के अनुसार नेपाल की जीडीपी का 33.4% हिस्सा प्रवासी कामगारों की भेजी गई रकम से आता है। वहीं राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार इन युवाओं को सबसे ज्यादा उपेक्षा की है, क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था अभी भी कमजोर है, उद्योग और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर कम है। लाखों युवा विदेश, गल्फ कंट्रीज, मलेशिया, कोरिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जाने को मजबूर है। पढ़ाई करने के बाद भी अच्छी नौकरी न मिलना हताशा और गुस्से की वजह बन रहा है। साथ ही नेपाल की राजनीति में बार बार सरकार बदलना, नेताओं का आपसी विवाद और भ्रष्टाचार युवाओं को निराश कर रहा है। पिछले 20 वर्षों में कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। प्रदर्शनों से पहले के हफ्तों में नेपाली युवाओं ने #politiciansnepobaby नेपाल, #nepokids और #nepobaby जैसे हैशटैग ट्रेंड कराए थे। टिकटॉक और रेडिट पर वीडियो वायरल हुए जो राजनेताओं के बच्चों की लग्जरी जीवन शैली दिखाते थे। डिजाइनर कपड़े, महंगी कारें, विदेशी यात्राएं। एक प्रदर्शनकारी का नारा था, नेताओं के बच्चे गुची बैग के साथ विदेश से लौटते हैं, जनता के बच्चे ताबूत में। यह उस स्थिति को दर्शाता था जहां नेपाल के प्रधानमंत्री की आधिकारिक तनख्वाह महीने की 65,000 रुपए से भी कम है, लेकिन राजनीतिक परिवार करोड़ों की संपत्ति रखते दिखते हैं। इस प्रकार नेपाल में हुआ यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया बैन के विरोध में नहीं था। यह एक व्यापक जनरेशन जी विद्रोह था जो दशकों से चली आ रही भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, आर्थिक असमानता और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ था। सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी जिसने पहले से जली हुई आग को और भड़का दिया। युवाओं की इस नाराजगी ने नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया और सरकार को अपने फैसले वापस लेने पर मजबूर कर दिया। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने
शुरू में बैन का बचाव करते हुए कहा था, राष्ट्र की स्वतंत्रता मुट्ठी भर व्यक्तियों की नौकरी के नुकसान से अधिक महत्वपूर्ण है। कानून की अवहेलना, संविधान की उपेक्षा और राष्ट्रीय गरिमा, स्वतंत्रता और संप्रभुता का अपमान कैसे स्वीकार्य हो सकता है। 7 सितंबर को हजारों जेन जेड प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस, रबर की गोलियां और लाइव फायरिंग का इस्तेमाल किया। इस हिंसा में 19 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनों के दबाव में सरकार को 8 सितंबर की रात को आपातकालीन कैबिनेट बैठक के बाद सोशल मीडिया बैन वापस लेना पड़ा। संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि यह फैसला जेन जेड की मांगों को संबोधित करने के लिए लिया गया है।